प्यारे बच्चों नमस्कार। तो बच्चों मैंने आपको जो है एक चैप्टर पढ़ा था बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ा था आपने। उसमें देखा होगा दो घात वाले बहुपदों का जो है कैसे करते थे। मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड को कैसे हल कर रहे थे। अब जब उसी को जीरो के तुल्य कर देंगे तो वो जो है समीकरण बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखिए बहुपद में इस टाइप का गुणनखंड देखा था जिसमें मान लीजिए x पावर 2 है -2x+4। ठीक है, +5 या कुछ भी मान लीजिए, इस टाइप का आपने पढ़ा था गुणनखंड। अब इसी को देखिए जब हम जीरो के तुल्य कर देंगे तो ये जो है समीकरण बन जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है। द्विघात इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें देखिए यश पर दो घात है। ठीक है, बड़ी वाली घात 2 है तो इसीलिए दो घात फिर जो है इक्वल टू 0 है, तो जो है इस समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण जब जिसमें इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इक्वल कुछ भी रहे, जरूरी नहीं कि इक्वल जीरो हो रहे, इक्वल टू कुछ भी रहे तो जो है वह समीकरण बन जाता है। तो ये द्विघात समीकरण है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। ठीक है, एक उदाहरण से बताता हूँ जहाँ पे आपको पता लगेगा कि इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसको कहाँ पे लागू करेंगे द्विघात समीकरण को। जैसे मान लीजिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कमरा बनाया। ठीक है, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। चलिए मैं इसको कम कर देता हूँ। मान लीजिए आपने जो 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कमरा बनाया। 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कमरा बनाया तो फिर देखिए कि जो है और इसमें एक कंडीशन दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि कंडीशन दे दिया है कि आयताकार कमरा है और जो उसकी लंबाई चौड़ाई की आधी है। ठीक है, सॉरी दोस्तों मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि आप जानते हैं आयत में हमेशा बड़ी वाली भुजा को ही लंबाई कहते हैं, छोटी वाली भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो यानी इसमें ये कंडीशन दिया है कि जो है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, चौड़ाई से बड़ी रहेगी लंबाई, तो हमने मान लिया कि जो है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, ये कंडीशन दिया है। तो एक चीज़ इसमें आप देखिए बहुत नोट करने वाली चीज़ है, जिससे आप जो है कोई भी मानने वाला सपोज करने वाला कि हम किसको सपोज करें, आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे एज ओज वाले में भी रहता है आयु से संबंधित कि उसकी आयु मोहन की आयु इतना है, उस मोहन के पिता की आयु उसकी आयु के दोगुने से 4 अधिक है, 5 अधिक है, इस टाइप का। तो उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि हम मोहन की आयु को यक्स माने कि उसके पिता की आयु को यक्स वाई कुछ भी माने। तो देखिए इसमें क्या जिससे तुलना किया जाता है, ठीक है, उसको हमेशा सपोज किया जाता है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, किससे? चौड़ाई से। तो किससे तुलना किया जा रहा है? चौड़ाई से। और किसकी तुलना किया जा रहा है? लंबाई की तुलना किया जा रहा है। तो जिससे तुलना किया जाए, जिसकी नहीं जिससे। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझिए। जिससे तुलना किया जाए उसको यक्स मानते हैं और जिसकी तुलना किया जाए उसको हम जो है उसी आधार पर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बताया कि जो है उसमें जो है लंबाई चौड़ाई से, यानी जिससे तुलना किया जा रहा है, चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है, तो चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई। तो चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है तो हम चौड़ाई को यक्स मानेंगे। कुछ भी आप मान सकते हैं ए टू जेड। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना चौड़ाई यक्स है, जिससे तुलना किया जाए, चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है कि चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, तो चौड़ाई को हम यक्स मानेंगे। तो अब देखिए जब लंबाई दोगुनी है तो तुरंत आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जब चौड़ाई यक्स है और क्वेश्चन में दिया है कि जो है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे लंबाई यानी जो है यक्स में 2 से गुणा कर देंगे, 2 × यक्स होगा। ठीक है, 2 यक्स उसकी लंबाई होगी। अब 2 यक्स उसकी लंबाई होगी। अब मैंने बताया कि 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कमरा है। ठीक है, तो अब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 2x फिर इंटू यक्स। अब क्षेत्रफल दिया है कि 2x इंटू यक्स, यानी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पे इतना देखिए आ रहा है 20 दिया। ठीक है, 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक कमरा है। देखिए अब यक्स और यक्स का गुणा 2x, यक्स और यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर, आगे 2 है, मैं 2 को इधर कर दे रहा हूँ पक्षांतर। ठीक है, अब जानते हैं कि कोई चीज़ अगर गुणा में जब बराबर के दूसरे साइड जाती है यानी पक्षांतर होता है उसका, तो जो है भाग में हो, गुणा है तो भाग में हो जाएगी, भाग है तो गुणा में, प्लस है तो इधर आके माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस। ठीक है, ये सब मैं पहले भी बताया हूँ समीकरण वाले। तो अब देखिए 20/2 यानी यक्स स्क्वायर का मान 10 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यक्स यानी उसकी चौड़ाई √10, जानते हैं आप स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, 2 × 5 यानी ये अंडर रूट में ही रहेगा।
अब देखिए उसकी चौड़ाई इतना है तो लंबाई दोगुना है, तो यानी जब 2x निकालेंगे तो यानी जो इसमें 2 से गुणा 2√10। ठीक है, देखिए अब ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं आया है। अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं कि जो है उसकी लंबाई, आयताकार जो कमरा बनवा जा रहा है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 5 कम है। ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से 5 कम है, तो हमने चौड़ाई को x माना है तो लंबाई हो जाएगी, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 5 कम है, तो पहले हम जो है चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, लंबाई फिर उससे 5 कम है तो 5 घटा देंगे। एकदम जो है प्रश्न के अनुसार चलते हैं। पहले आपको ये समझना है कि हमें सपोज किसको करना है, मानना किसको, तो जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना नहीं जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए उसको जो हम कुछ भी मान सपोज कर लेते हैं, x y z कुछ भी, फिर जो है दूसरा वाला ऑटोमेटिक प्रश्न के अनुसार बन जाता है। तो चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है तो हमने चौड़ाई को x सपोज कर दिया, और लंबाई को बता रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 5 कम है, तो हमने चौड़ाई का लंबाई उसी आधार पर निकाल लिया। चौड़ाई के 2 गुने से 5 कम है तो चौड़ाई का 2 गुना कर दिया, फिर उसी में से 5 घटा दिया तो लंबाई आ गई। तो फिर आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2x - 5 इंटू चौड़ाई x है बराबर, मैंने बताया 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कमरा है। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। तो अब यहाँ से देखिए x का अंदर गुणा कर दीजिए तो 2x², फिर माइनस, अब देखिए x का 5 में गुणा तो 5x, देखिए बराबर 20 है। अब 20 को भी इसी साइड लेके आइए, 2x², फिर -5x -20 बराबर 0। अब देखिए यही आपका द्विघात समीकरण का बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण टाइप का बन गया। अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ये होता है ax², आप यहाँ भी देख के समझ गए होंगे, प्लस bx प्लस c टाइप का बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ax², उसी टाइप का लग रहा है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो माइनस भी रहेगा, तो हम इसको प्लस के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस, फिर ब्रैकेट में -5x, फिर इसी तरह इसको भी प्लस, ब्रैकेट में -20 बराबर 0। ठीक है, तो उसी तरह देखिए बन गया कि नहीं, ax², यहाँ पे प्लस bx प्लस c टाइप का बन गया। यहाँ पे a की जगह 2 है। ठीक है, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे -5 है, फिर c की जगह पे देखिए -20 है। तो यही देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण टाइप का बन गया। अब इसी तरीके से आपको जो है एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम पूछ सकता है, एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। देखिए मैं आपको एक आयु से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में उसको मैं बना रहा हूँ। द्विघात समीकरण के रूप में अगर दे दिया जाए कि मोहन की आयु उसके पिता की आयु की जो है 1/4 से 2 अधिक है। ठीक है, 2 वर्ष अधिक है। मोहन की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/4 से 2 वर्ष अधिक है। एकदम ध्यान से समझिए, किससे तुलना किया जा रहा है, मोहन के पिता से। मोहन की तो तुलना किया जा रहा है, उसके पिता से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, कि मोहन की आयु उसके पिता से, उसके पिता की आयु से 1/4, यानी उसके पिता की आयु की 1/4 से 2 वर्ष अधिक है। तो पहले हम इसमें किसको मानेंगे, उसके पिता की आयु को जो है सपोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पिता की आयु को सपोज करेंगे तब ना उसी से जो है उसके पिता की आयु से इसकी आयु बन रही है प्रश्न में। तो अब देखिए उसके पिता की हम सपोज कर लेंगे कि माना उसके पिता की आयु x है। ठीक है, माना मोहन के पिता की आयु अब चलिए मैं इसमें कुछ और मान लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे बार बार x, इसमें मैं y मान लेता हूँ कि उसके पिता की आयु y है। तो अब देखिए कंडीशन क्या दिया है प्रश्न में कि मोहन की आयु जो है उसके पिता की आयु की 1/4 से 2 वर्ष अधिक है, तो मोहन की आयु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं तो मोहन की आयु, तो मोहन की आयु बराबर देखिए हो जाएगा उसके पिता की आयु की 1/4। ठीक है, तो जो उसके पिता की आयु है उसका चौथाई भाग, यानी 4 से भाग दे देंगे, से 2 वर्ष ज्यादा है तो +2 कर देंगे। ठीक है, अगर कहा जाता कि 1/4 से 2 वर्ष कम है तो -2 कर देते। ठीक है, उसके पिता की आयु से पूछ दिया जाता, अगर कह देता कि उसके पिता की आयु का 1/3 से 5 वर्ष कम है
तो जो है उसके पिता की आयु को में 3 से भाग दे के -5 कर देते हैं, एक तिहाई से। जैसे एकदम पूछा जाए उसी के अनुसार आपको बना देना है बस। तो देखिए ये बन गया। तो अब देखिए इसमें अब ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्न को अब जो है वो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूल सबका एक ही होता है। वो जो है आयत था तो आयत का जो है क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दिए, तो जो है क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल या परिमाप तो निकालना नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका मेथड लगाएंगे। देखिए हम दोनों समीकरण बराबर कब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए y/4 + 2 है। यहाँ पे देखिए ये मोहन की आयु है, और सॉरी ये मोहन के पिता की आयु, ये मोहन की आयु, ठीक है। तो मोहन की आयु जो है उसके पिता की आयु का 1/4 से 2 वर्ष अधिक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से मोहन की आयु जो है, जैसे कह दिया जाए कि जो है राम श्याम से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो राम की अगर श्याम से 2 वर्ष बड़ा तो श्याम की अगर x है तो राम की x + 2 हो जाएगी आयु। तो अब दोनों बराबर कब होंगे, ठीक है। अब इसमें ये देखा जाता है कि दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें भी +2 जोड़ा जाएगा, ठीक है, तब बराबर होंगे। तो तब बराबर होंगे, तो यानी जो है कि अगर इनको बराबर हमें लिखना है बराबर के रूप में, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, 2 जोड़ेंगे, तब जो है दोनों बराबर होंगे, ठीक है। 4 से भाग दे के 2 जोड़ेंगे। तो ऐसे तो क्वेश्चन में देखिए 2 दिया रहता है, ठीक है। अगर वर्तमान आयु दिया है तो बाद की आयु पूछेगा कि 5 वर्ष बाद की आयु बताइए, तब जो है ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। ये तो आधा अधूरा ही है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके ये आपको बता देता हूँ, और आगे क्वेश्चन, या फिर 5 वर्ष पहले या बाद की आयु दिया है तो वर्तमान आयु पूछ देता है। अगर मान लीजिए कि ये वर्तमान आयु है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद की आयु पूछेगी, 5 वर्ष बाद जो है मोहन की आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद आयु निकालने के लिए देखिए यहाँ पे y+5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। y+5 बराबर अब देखिए इसमें भी 5 जोड़ेंगे, ठीक है। y/4 + 2 + 5। अब यहाँ पे देखिए y+5 बराबर, यहाँ पे देखिए y/4 + 7, ठीक है। रुकिए, मैं जो है ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, आधा अधूरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, यहाँ पे कुछ जो है छूट रहा है। देखिए मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए एक आयु वाला दिया है, ठीक है, आयु वाला दिया, देखिए इसमें उसके आधार पर मैं इसी द्विघात समीकरण के रूप में आपको कैसे बता रहा हूँ आयु वाला क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। देखो एकदम ध्यान से देखिए इसको कि जो है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों की आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो रोहन की वर्तमान आयु बताना है, तो देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें किससे तुलना किया जा रहा है, रोहन से। उसकी माँ जो है किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम रोहन की आयु मानेंगे कि माना रोहन की आयु, मानेंगे कि माना रोहन की आयु y है। तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी देखिए 26y + 26, ठीक है। रोहन की आयु y है, उसकी माँ जो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो y में 26 जोड़ दिए तो उसकी माँ की आयु हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे प्रश्न में पूछा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, यानी 3 वर्ष पश्चात। इस समय रोहन की आयु y है, तो 3 वर्ष पश्चात, जैसे आपकी इस समय आयु अगर जो है 10 वर्ष है,
तो जो है 3 वर्ष पश्चात 13 वर्ष हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इस समय रोहन की आयु y है, तो 3 वर्ष बाद जो है y+3 हो जाएगा। ठीक है, y+3 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। उसी तरह उसकी माँ की आयु भी तो 3 वर्ष में बढ़ेगी, तो उसकी माँ की आयु जो है हो जाएगी y+26 में 3 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। ठीक है, y+29 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो क्या कहा है कि 3 वर्ष बाद जो है दोनों की आयु का गुणनफल, यानी दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जा रहा है। अब देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। एक बार अब से 3 वर्ष पश्चात 360, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु y+3 और उसकी माँ की आयु जो है y+29, और दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल जो है 360 हो जा रहा है। तो देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया, y का y में गुणा y²। अब देखिए ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी अलजेब्रा का जोड़ घटाना गुणा भाग है। यहाँ पे देखिए y का 29 में गुणा, तो 29y, फिर y का 3 का y में गुणा, तो देखिए 3y, फिर यहाँ पे देखिए 3 का 29 में गुणा, 3 9 27, 3 दूना 6 2 9 97 बराबर 360। अब देखिए बन गया हमारा समीकरण द्विघात y²। वो क्वेश्चन ही पूरा नहीं था। ठीक है, वो क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पा रहा था, मैं अपने मन से बना रहा था, तो इसीलिए जो है उसमें पूरा द्विघात समीकरण नहीं बन पा रहा था। अब देखिए हमने बुक से देखा है क्वेश्चन, तो देखिए पूरा एकदम जो है उसको जैसे जैसे बोला उसके अनुसार बनाते चले गए, द्विघात समीकरण बन गए। 29 + 3 32y। ठीक है, 32y। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे 97 इधर आएगा, देखिए बराबर के इधर, तो -360, देखिए बराबर 0। हमारा बन गया ax² + bx 32y प्लस यहाँ पे देखिए अब ये माइनस वाले में से प्लस वाले को घटाएंगे, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 10 - 7 3, तो देखिए अब यहाँ 5, 15 - 9 6 बचा 2। ठीक है, 2 बचा। अब यहाँ पे देखिए, आप हमेशा माइनस प्लस जो है ये भूलिए मत, हमेशा याद रखिए कि जो जिसमें से हम घटाते हैं उसके आगे का साइन देखते हैं, यानी जो बड़ा है। अब देखिए इन दोनों में ये वाला बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। अब देखिए ax² + bx + c टाइप का बन गया। यहाँ पे y है, यानी y का फंक्शन है, तो ay² + by + c टाइप का बन गया। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण चाहे x के रूप में हो, चाहे ठीक है चाहे x हो वेरिएबल, चाहे y हो, कुछ भी रहे जो है ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। पर दो घात के रूप में है तो द्विघात समीकरण बन गया। वेरिएबल से नहीं मतलब है, चाहे x का वेरिएबल हो, चाहे y का वेरिएबल हो, चाहे a से z तक किसी का भी वेरिएबल हो। तो अब यहाँ पे देखिए आगे तो कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये ay² के रूप का कैसे बन रहा है, तो आगे जो है हमेशा 1 लगा रहता है। ठीक है, 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 का इसमें गुणा होगा तो यही आएगा, इसीलिए 1 नहीं लिखा जाता है। तो इसमें देखिए a की वैल्यू 1 है, अब b की वैल्यू तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 32 है, फिर c की वैल्यू -263 है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसको इस वीडियो में आपको जो है द्विघात समीकरण का फॉर्म बताया। ठीक है, उसका मानक रूप बताया, प्रारूप किस तरह का होता है द्विघात समीकरण, और कोई क्वेश्चन रहे तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे ये मैंने बताया। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसको हल करना बताऊंगा, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहला काम अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, या तुरंत अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, आपको अच्छा लग रहा है तो। और इसी तरह मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।